गेमिंग कंसोल्स, जब भी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में इमेज आती है प्लेस्टेशन की या फिर एक्सबॉक्स की। और अभी के रिसेंट गेमिंग कंसोल मार्केट को देखा जाए तो सिर्फ तीन ही मेजर प्लेयर्स हैं, प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स और निंटेंडो स्विच। बट पास्ट में एक ऐसा टाइम भी था जब आपको सेगा, नोकिया, एप्पल, अटारी, फिलिप्स इन सबकी तरफ से गेमिंग कंसोल देखने को मिलते थे। बात करें अगर अनसक्सेसफुल गेमिंग कंसोल्स की तो यहाँ पर इनके दो ग्रुप्स होते हैं। पहले ग्रुप में आते हैं वो कंसोल्स जो थे तो काफी डिसेंट इनफ बट इतने पॉपुलर नहीं हो पाए, और सेकंड ग्रुप में आते हैं वो कंसोल्स जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, गेम्स, इवन यूजर इंटरफेस इन सब के कैटेगरी में वर्स्ट थे। और इस वीडियो में हम लोग उस सेकंड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है सेगा सीडी एंड सेगा 32X। सेगा सीडी और सेगा 32X को अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से गेमिंग कंसोल नहीं थे, ये एड-ऑन्स थे सेगा जेनेसिस के, जो कि खुद में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर कंसोल था। और वैसे अगर बात करें दोनों एड-ऑन्स की तो उन्होंने सेगा के कंसोल सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और वो है उसकी सेल्स को नीचे लाने का। सेगा ने सेगा जेनेसिस को लॉन्च किया था 1989 में, फिर 1982 में इसने लॉन्च किया सेगा सीडी को, और 94 में लॉन्च किया सेगा 32X को। एंड यस, सेगा का जो एक्चुअल नेक्स्ट जेन गेमिंग कंसोल था वो लॉन्च हुआ था 1995 में। सेगा सीडी एंड सेगा 32X 90s के टाइम में सेगा की सबसे बड़ी मिस्टेक का एक एविडेंस है। और मेन बात तो ये है कि बिना किसी एंड गोल के ही सेगा ने इन दोनों को लॉन्च कर दिया था, और इस सारी कंटिन्यूस लॉन्च की वजह से इसने लोगों को इतना ज्यादा कंफ्यूज किया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कंसोल एक्चुअल में लिया जाए, इनमें डिफरेंस क्या है, और ये एक्चुअल में खुद प्ले होंगे कि या फिर इनको सेगा जेनेसिस की भी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा सेगा सीडी और सेगा 32X को काफी पुअर गेम लाइब्रेरी के साथ लॉन्च किया गया था, और सेगा जेनेसिस के कंपैरिजन में इन दोनों में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था। और जब सेगा ने देखा कि इन दोनों एड-ऑन्स की सेल्स अच्छी नहीं हो रही है तो 1996 में उन्होंने इसकी सपोर्ट को ही खत्म कर दिया, और जिन गेमर्स ने ये सोचकर इसको लिया था कि फ्यूचर में इसके लिए और भी गेम्स आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका। सेगा सीडी और सेगा 32X की वजह से सेगा की जो रेपुटेशन खराब हुई वो कभी ठीक नहीं हो पाई। सेगा के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा वर्थ इट भी नहीं थे कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए। इन दोनों एड-ऑन्स के अलावा इवन सेगा के जो दो लास्ट होम कंसोल्स थे, सेगा सैटर्न और सेगा ड्रीमकास्ट, वो भी कमर्शियल फेलियर साबित हुए। इसके बाद नेक्स्ट है ओया, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल किकस्टार कंपनी। ओया ने $950,000 के अपने गोल में से $18.5 मिलियन रेज कर लिए थे। उसके बाद डेवलपर्स ने बैकर्स को कंसोल सेल किए जो थे अफोर्डेबल, कॉम्पैक्ट और मैनुअली अपग्रेडेबल, और जिस पर खेल सकते थे हंड्रेड्स ऑफ गेम्स। सारे थे फ्री ट्राई करने के लिए। सो क्या ओया बना वो नेक्स्ट बिग थिंग? नहीं, ओया इसकी डिलीवरी देने में फेल हो गया, लिटरली। इवन ये अपने किकस्टार के बैकर्स को भी देने में लेट हो गया था, और जब फाइनली ये बैकर्स के हाथ में आया तो ओया के लिए चीजें और ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि इस कंसोल का मटेरियल चीप था, बटन स्टिकी थे, इसका आर्किटेक्चर आउटडेटेड था, और यूआई तो और भी ज्यादा बर्बाद। बट इन सबसे भी ज्यादा बुरा था इसके गेम्स, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरेबल थे। इवन कुछ गेम्स तो एक्चुअली में लिटरली एंड्रॉइड एप्लीकेशंस थी, जो एक्चुअली गेमिंग कंसोल से एक्सपेक्ट किया गया था। इसमें एक ऐसी भी चीज नहीं थी। वैसे रियलिटी में अगर देखें तो ओया ने जो चीज ऑफर करी थी उसका एक्चुअली में कोई सेंस नहीं था। मतलब क्या आप $100 स्पेंड करोगे स्मार्टफोन के गेम्स को टीवी पे खेलने के लिए? ओया सिर्फ 2013 से लेकर 2015 तक चल पाया, और उसने इस बीच में 2 लाख यूनिट्स को सेल किया। थर्ड है वर्चुअल बॉय। निंटेंडो जाना जाता है अपनी सक्सेस के लिए, और जब बात होती है फैंटास्टिक गेमिंग कंसोल को डिलीवर करने की तो निंटेंडो ने शायद ही इस लाइन को कभी क्रॉस किया होगा। और निंटेंडो का जो मोस्ट नोन फेलियर है वो है Wii U। बट Wii U के पहले भी एक बहुत लेसर नोन गेमिंग कंसोल आ चुका है, और वो बुरा था, मतलब बहुत ही बुरा। वर्चुअल बॉय को लॉन्च किया गया था 1995 में, और निंटेंडो ने ट्राई किया था कुछ यूनिक क्रिएट करने के लिए ताकि वो वर्चुअल रियलिटी के बस को क्रिएट कर पाए। और इसी के आसपास काफी फोकस्ड और रश डेवलपमेंट के बाद निंटेंडो ने वर्चुअल बॉय को अनफिनिश्ड ही लॉन्च कर दिया, और लोगों ने इसको अच्छे से नहीं लिया। सबसे पहले इसमें एक मेन फीचर था इसका रेड मोनोक्रोम डिस्प्ले, जिसने यूजर्स को दिया बिल्डो के अंदर हेडेक और आई स्ट्रेन। इसका पोर्टेबल कंसोल कुछ भी था, और इसका हेडसेट आउटडेटेड। इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी इसके गेम्स। पूरे जापान और नॉर्थ अमेरिका के सिस्टम्स में सिर्फ 22 गेम्स को ही लॉन्च किया गया था, और इसका जो काम था वर्चुअल रियलिटी के एक्सपेक्ट वाला वो इसमें था ही नहीं। ये ऑलमोस्ट ऐसा था जैसे निंटेंडो ने 3D टीवी को, जिसमें रेड एंड ब्लैक कलर्स हैं, उसको आपके चेहरे पे बांध दिया। इसकी पुअर मार्केटिंग और बैड वर्ड ऑफ माउथ की वजह से वर्चुअल बॉय की सेल्स पर भी काफी असर पड़ा, और निंटेंडो ने वर्चुअल बॉय को 1 साल के अंदर ही डिसकंटिन्यू कर दिया। बट इतने छोटे लाइफ स्पैन के अंदर भी इसने 7,70,000 यूनिट्स बेची, जो कि निंटेंडो का सबसे लोवेस्ट सेलिंग गेमिंग कंसोल है। नंबर 4 पर है नोकिया एंगेज। 2003 में नोकिया ने डिसाइड किया कि वो निंटेंडो गेम बॉय एडवांस को चैलेंज करेगा अपने फोन/हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल से, और वो था नोकिया एंगेज। आगे बढ़ने से पहले ये चीज तो माननी पड़ेगी कि अभी के टाइम में मोबाइल गेमिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, और आप कह सकते हैं कि नोकिया ने उस टाइम पर बहुत आगे की सोच रखी थी। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो फोन और गेमिंग कंसोल दोनों था। बट इतना ज्यादा क्रेडिट भी नोकिया को मत दीजिए। सबसे पहले आप एंगेज को देखिए, मतलब इसको ध्यान से देखिए। एंगेज किसी भी कंसोल और फोन में अब तक का सबसे बेकार डिजाइन है। एज ए गेमिंग कंसोल की तरफ भी अगर इसको देखें तो इसका डिजाइन काफी चमकी सा है, क्लटर्ड है, और गेमिंग करते टाइम काफी अनकंफर्टेबल सा लगता है।
और इसको एज अ फोन की तरह देखे तो पहले एक रीजन है कि फोन आजकल ऐसे नहीं दिखते। इसके इतने खराब डिजाइन होने के बाद भी एंगेज ने कुछ कमाल के नॉन गेम्स को भी फीचर किया था, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, स्पाइडरमैन 2, टॉम क्लैंसी स्प्लिंटर सेल, केओस थ्योरी। बट अगर आपको ये सारे गेम्स खेलने ही है तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इन गेम्स को कंसोल्स पे खेल सकते हैं। तो क्या ने एक्चुअली ट्राई किया था कि फोन और गेमिंग कंसोल की जो गैप है उसको कम कर सके, बट वो दोनों ही तरफ से फेल हो गया। नोकिया एंगेज को 2006 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और इसने 8 मिलियन यूनिट्स को सेल किया। इसके बाद है सोल्जा गेम कंसोल। 2018 में सोल्जा वो एक गेमिंग इंडस्ट्री में उतरा अपने सोल्जा गेमिंग कंसोल के साथ, और इसके बाद जो हुआ वो टोटल केओस था। इसकी काफी अजीबोगरीब एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें सोल्जा ने ये क्लेम किया था कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ गेम्स बिल्ट इन है, जिसमें दूसरे प्लेटफॉर्म के गेम्स को भी इंक्लूड किया गया था, और जो बहुत बड़ा झूठ था। और जो मैक्सिमम गेम्स उसमें थे वो सारे अनलाइसेंस थे। उसके अलावा सोल्जा पर जो कुछ भी सेल कर रहा था वो उसने बनाया तक नहीं था, वो सब चीप नॉकऑफ्स थे पुराने चाइनीज कंसोल्स के, और वो लोग इसके लिए ओरिजिनल से भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात उस टाइम पर जब वो सारे ओरिजिनल कंसोल सेल पर थे, और जब पब्लिक ने इस बात पर सोल्जा बॉय को कॉल आउट किया तो उनका रिस्पांस ये था कि वो लोग निंटेंडो से डरते नहीं। वेल उन्हें डरना चाहिए था क्योंकि उनके गेमिंग कंसोल के अंदर निंटेंडो के अनलाइसेंस गेम्स थे, और निंटेंडो इस चीज को हल्के में नहीं ले रहा। और जब निंटेंडो ने लॉसूट की धमकी दी उसके बाद सोल्जा बॉय गेमिंग मार्केट से एकदम डिसअपीयर हो गया। सोल्जा गेम कंसोल ना ही तो ओरिजिनल कंसोल था और ना ही उनके पास ओरिजिनल गेम्स थे। बस किसी भयानक दिमाग ने ये सोचा कि अपने ब्रांड नेम को यूज करके चीप नॉकऑफ्स को सेल करेंगे, और ऑटोमेटिकली ये चीज उनके नॉन कंसोल को अब तक का सबसे वर्स्ट कंसोल बना दी। नेक्स्ट है फिलिप्स CDI। फिलिप्स CDI लॉन्च हुआ था 1991 में एज एन ऑल इन वन एंटरटेनमेंट डिवाइस। बिल्कुल नोकिया एंगेज की तरह ये भी हर चीज में मास्टरी चाहता था, गेमिंग और मीडिया सेंटर में। और बिल्कुल नोकिया एंगेज की तरह ही CDI भी फेल हो गया, नया करा ना वार। सबसे पहले CDI एक टेरेबल कंसोल था। ये लॉन्च हुआ था 1991 में $700 की प्राइस पर, और इसमें सबसे बेकार चीज थी इसका डिजाइन, जो बहुत बोरिंग था। कंट्रोलर इतना खराब जिसका कोई मैच नहीं। इवन इसमें कुछ नोटिस करने जैसा था ही नहीं सिवाय इसके CD रोम प्लेयर के अलावा। बट इसके गेम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ऐसा कोई गेम नहीं था और ना ही कोई ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो इसके $700 के प्राइस को जस्टिफाई कर पाए। इवन जो भी गेम CDI में थे वो सब फुल मोशन वीडियोस, एजुकेशनल टाइटल्स और कुछ निंटेंडो फ्रेंचाइजी के गेम्स थे। यप, निंटेंडो ने फिलिप्स को अपने फ्रेंचाइजी में से 5 फ्रेंचाइजी गेम्स को यूज करने दिया था, और इसका रिजल्ट बहुत भयानक था। 1996 में फिलिप्स CDI भी अपने एंड तक पहुंच गया और इसने 5,70,000 यूनिट्स को सेल किया। इसके बाद है गिज़मोंडो। टाइगर टेलीमेटिक्स ने 2005 में नोकिया एंगेज के रिस्पॉन्ड में लॉन्च किया था गिज़मोंडो को। इसका इंटेंशन था सोनी PSP और निंटेंडो DS को कॉम्पीट करना। एंगेज एज एन कंसोल फेलियर था, बट गिज़मोंडो तो उससे भी वर्स था। इसके छोटे से लाइफ स्पैन में इसमें से 14 गेम टाइटल्स को लॉन्च किया गया। इसका डिजाइन फेल था, और इसके 2 वर्जन आते थे जिसमें $229 में आपको एड वर्जन मिलेगा और एड फ्री वर्जन के लिए आपको देने होंगे $400। इवन गिज़मोंडो के लिए जो लोग काम कर रहे थे टाइगर टेलीमेटिक्स में, वहाँ के कुछ एग्जीक्यूटिव्स का कनेक्शन स्वीडिश माफिया से भी था। एक तो इसका अनइंस्पायर्ड लुक, ऊपर से ऑफुल गेमिंग लाइब्रेरी, और ऊपर से ओवरप्राइस्ड। ऐसा एक भी रीजन नहीं था कि गेमर गिज़मोंडो को बाय करे। इवन रूमर्ड माफिया के कनेक्शन तक काम नहीं आ पाए। गिज़मोंडो ने केवल 25,000 यूनिट्स को सेल किया, जो कि बहुत बुरा नंबर है। 2006 में टाइगर टेलीमेटिक्स बैंकरप्ट हो गई और उसके साथ $300 मिलियन की डेब्ट में भी आ गई, और इसी के साथ गिज़मोंडो के प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया गया। वीडियो गेम्स की हर जनरेशन के साथ हमको कुछ अच्छा और कुछ बुरा देखने को मिलता है, और अगर कंपनीज और गेमर्स चाहें तो इन सब से सीख कर अपने फेलियर्स को ठीक कर सकती हैं। इवन में भी हो सकता है कि इस लिस्ट में जो फेलियर कंसोल्स हैं उसी से सीखकर आज कंपनीज इतने अच्छे गेमिंग कंसोल्स को लेकर आई हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो वेल, ये थे हिस्ट्री के वर्स्ट गेमिंग कंसोल्स। इसमें से आपने किस कंसोल को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा आप कौन सा गेमिंग कंसोल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।